Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेहती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे। एक अच्छा सा वीकेंड गुजरा होगा। इस वीकेंड पे बहुत ज़्यादा अजीब सा टर्बुलेंट सा मौसम था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, कभी कभी जो है ठंड तो वैसे बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन एक शाम मुझे याद है प्लेजेंट सी हवा चल रही थी, थोड़ा सा काबिल बर्दाश्त था। लेकिन वैसे मौसम इतना ज़्यादा जो है वो चिपचिपा हुआ हुआ है, गर्म हुआ हुआ है। होपफुली आखिरी महीना है अगस्त का, उसके बाद सितंबर में जाके एटलीस्ट ये चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी और थोड़ा जो है मौसम बहाल हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो फिलहाल कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंजेस के अंदर मत जाया करें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि उससे आपकी बॉडी एक्स जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती हैं और फिर काफ़ी तकलीफ होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मल फंक्शन करते हुए। अच्छा जी, आज हम लोग क्योंकि शो में भी आपको एक्सटेंशंस का बताएंगे, परमानेंट एक्सटेंशंस किस तरह आप लगा सकते हैं, बालों को किस तरह आप ज़्यादा खूबसूरत दिखा सकते हैं, घना दिखा सकते हैं, लंबा दिखा सकते हैं। तो ज़रा एक्सटेंशंस के ऊपर बात हो जाए। ये किधर से हमने आर्टिफिशियल बाल जो हैं, ये आर्टिफिशियल तो नहीं होते, खैर नेचुरल होते, जो अपने नहीं होते, उसकी जगह जो बाल हम लोग लगाते हैं जिससे हम ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं, ये कहाँ से है? तो उस दिन मैं एक वीडियो देख रही थी और थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हो रहा था क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो है उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो एक इंडिया के अंदर जो है वो श्राइन है जहाँ पर जो ख़वातीन होती हैं वो रिलीजियस ऑफरिंग के तौर पे, मतलब उनका जो है एक ये रिलीजियस सा रिचुअल है जिसके अंदर वो जाती हैं उस मज़ार के ऊपर, वो मज़ार नहीं, उनकी जो श्राइन होती है, सॉरी, उस पर वो जाती हैं और वहाँ पर वो पूरे लंबे लंबे जो उनके बाल होते हैं उन्हें बिल्कुल सर से शेव करा कर आती हैं। और ये एक रिचुअल है जो वहाँ पर जाकर, अब मुझे ये नहीं पता कि किस मकसद से किया जाता है, लेकिन एक रिलीजियस ऑफरिंग होती है उनकी कि भाई हम जो है अपनी खूबसूरती, अपने बिल्कुल जड़ से बाल जो है वो वहाँ पर देकर आ रहे हैं, जो फिर आगे किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस तरह कैंसर पेशेंट्स को जो है डोनेट कर दिए जाते हैं, या उनके जहन में यही बात होती है किसी अच्छे मकसद के लिए जो है हम ये रिलीजियस ऑफरिंग देकर आ रहे हैं। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें अगर उनकी देखी जाए तो उसके अंदर कुछ में आपको लॉजिक नहीं भी नज़र आती है, लेकिन क्योंकि वो एक ट्रेडिशन बन चुका है, वो एक रिलीजियस ऑफरिंग है, तो उसके लिए जाके लोग जो है ये चीज़ें करके आते हैं। तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी कि वहाँ पर वो जो है हर तरह के तबके से जो है वो ख़वातीन आई हुई हैं और कुछ को शायद पता हो कि ये किस लिए दिए जा रहे हैं बाल, कुछ को नहीं पता, उनको बस ये पता है कि यहाँ पर जाके एक श्राइन है और ये एक जगह है जो भी उनका कहा जाता है और यहाँ पर जाके हमने अपने बाल जो है वो देने और इससे हमें जो है कोई आफ्टर लाइफ में रिवॉर्ड जो है वो मिल रहा है। तो वो बालों के साथ किया जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव विग जो होती है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सटेंशंस जो होती हैं वो उन बालों की बनाई जाती हैं जो बिल्कुल सर के साथ से शेव करके उतारे हों। जो बीच में से काटे होते हैं या जो लोग जिस तरह बाल लंबे करके बीच में से काट लेते हैं वो अनइवन होते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। फिर आपको पता है कि आपके जो कान से नीचे के बाल होते हैं वो एटलीस्ट 4-5 साल पुराने होते हैं, क्योंकि हर साल भी अगर आपका 1 से 1.5 इंच बाल ग्रो करता है तो कान से नीचे तक जाने के बाद मतलब 1-2-3 साल लग जाते हैं, तो ये बाल पुराना हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा हेल्दी बाल जो होता है वो आपके बिल्कुल सर के साथ साथ जो होते हैं वो होते हैं। तो इसी वजह से जो बिल्कुल सर के साथ से शेव किए हुए बाल होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी एक्सटेंशंस जो हैं वो उसी हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से दी जाती हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्री दिखा रही थी कि वहाँ पर लोग तो रिलीजियस ऑफरिंग में दे जाते हैं और वो बिल्कुल उन्होंने अजीब से, कोई इतनी हाइजीनिक कंडीशन भी नहीं है, ब्लेड रखे हैं, उससे काट के उन्हें रख लिए। उसके बाद वो इतनी बड़ी फैक्ट्री है जो पूरी दुनिया में, इंडिया इज़ आई थिंक सो द सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ हेयर एक्सटेंशंस इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पर जो है वो उन्हें धोया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें स्टेरलाइज किया जाता है, फिर उनको कलर किया जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं जिससे वो बाल जो है वो ख़राब ना हो, और उसके बाद उनको हर कर्ली बाल हैं या स्ट्रेट बाल हैं या वेवी बाल हैं या थोड़े टेढ़े मेढ़े कटे हुए बाल हैं, सीधे कटे हुए बाल हैं, उस हिसाब से कैटेगराइज करके फिर बाकी पूरी दुनिया में बेचा जाता है। तो आई डोंट नो इफ इट इज़ थ्रू द नॉलेज ऑफ द पीपल जो वहाँ जाके अपने बाल डोनेट करते हैं, लेकिन ऐसा होता है। सबसे पहले हेयर एक्सटेंशंस का जो ये एक रिवाज था ये स्टार्ट हुआ इजिप्ट में। क्लियोपैट्रा क्वीन ऑफ फैशन मैं तो उन्हें कहूँगी, हर तरह काजल उन्होंने जो है हमें बताया किस तरह जो है वो यूज़ किया जाता है, या इन्वेंट में कहती हूँ उन्होंने किया, पहली दफ़ा यूज़ करना शुरू किया। फिर मिल्क बाथ्स जो बड़े मशहूर हैं कि दूध से नहाना और आपकी स्किन फ्रेश रहती है। फिर टर्की में क्लियोपैट्रा पूल है जिससे कहा जाता है कि उसके अंदर अगर आप, वो जब गई थी और उसमें स्विम किया था उन्होंने, तो वो 10 साल
उनकी एज जो है वो कम हो गई थी और उसके अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा, खैर बाद में जब रिसर्च की गई तो उसमें जो मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं उसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। तो इसी तरह एक और चीज़ जो उन्होंने इन्वेंट की वो था कि जो मेरा अपना हेयर का, तब हेयर डाइज वगैरह तो होते नहीं थे, ये सारा कुछ मतलब अपने सर के ऊपर आप नहीं कर सकते थे क्योंकि बस टू मच हार्श, में बहुत ज़्यादा हार्श रिएक्शन हो सकता था, कोई सेफ उसकी वो नहीं थी। तो उनको सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो ब्लू कलर था और वो ब्लू कलर की विग जो है, आपने अगर देखा हो जितनी भी कुछ म्यूज़िक वीडियोस में भी कुछ म्यूज़िक आर्टिस्ट ने जो है उन्हें जब डिपिक्ट करने की कोशिश की है तो वो इस तरह की बॉब कट वाली विग जो है ब्लू कलर की या ब्राइट कलर्स में पहनते हैं, तो वो उनकी फेवरेट हेयर एक्सटेंशन हुआ करती थी। तो बाल आपकी शख्स, मैं कहती हूँ आपके बाल अगर खूबसूरत हों, बाल घने हों, तो आपका पूरा आउटफिट भी बिल्कुल ठीक सज जाता है, आपका मेकअप भी जो है वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। बाल आप छोटे करा लें तो उम्र आपकी कम लगना शुरू हो जाती है, आप थोड़ी स्टाइलिश से कटिंग करा लें तो आप एकदम स्टाइलिश लगना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे से करा लें तो जो है घने और खूबसूरत वो भी लगते हैं। तो हर चीज़, एक पर्सनालिटी का जो फुल स्टॉप होता है ना, जो पूरा एक पैकेज होता है, वो आपके बालों से अच्छा नज़र आता है। जब आपके बाल ख़राब होते हैं जैसे मेरे होते जा रहे हैं रोज़ ब्लो ड्राई कर करके, तो फिर आप बाकी सारा कुछ वो कर लें, अगर बाल आपके सेट ना हुए में तो एकदम से लगता है कोई चीज़ मिसिंग है, इसको सेट करने की ज़रूरत है। तो आज हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे अपने बालों को ज़्यादा खूबसूरत और हसीन दिखाने की, और आपको बताएंगे कि अगर आपके बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे, कम हैं, घने नहीं हैं, तो आप किस तरह कौन सी एक्सटेंशंस जो हैं वो परमानेंटली अपने बालों में लगवा सकते हैं। अच्छा जी, आपसे मेरा सवाल ये है, मेरी मदद कीजिए कि बालों को लंबा और घना करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कोई टोटका, कोई शैम्पू, कोई इस तरह की चीज़ हो, होममेड कोई चीज़ आपने बनाई हुई हो, वो मुझसे शेयर कीजिए। गेस्ट में अनाउंस करती चलूँ, हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको बताएंगे आपके सितारों का हाल। इस हफ्ते का आप कॉल करके खुद भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ होंगी सोनिया अजीम जो कि इसमें हेक्ती मॉर्निंग को बनाएंगी म्यूजिकल, हमारे साथ सिंगर हैं वो, और कुछ खूबसूरत गीत सुनेंगे उनसे। हमारे साथ होंगे शेफ हसन जो कि बना रहे हैं थाई चिकन बेजल, बड़े मज़े का होता है ये, आज आपको बनाना सिखाते हैं। और हमारे साथ होगी रॉयली सैलून की टीम जो कि आपको बताएगी हेयर एक्सटेंशंस किस किस तरह की होती हैं, आपके लिए कौन सी बेस्ट है और कैसे परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस लगाई जाती हैं, हम आपको आज यहाँ पर दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आप सकते हैं। वेलकम बैक टू हेक्ती मॉर्निंग। आपने जो ऐड देखा बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऐड है और बड़ा सच्चा ऐड है मुझे तो लगता है। पहले मैं यहाँ पे वेलकम करूंगी मियां नईम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम लोग अक्सर जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं और मियाँ बीवी का जो एक रिलेशनशिप होता है अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम, उसकी बात करते हैं। और जो बाकी लोग जो है वो काफी कुछ कंफर्टेबल नहीं होते उसके साथ। सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि घर के अंदर रोज तो आपको पता है ना बिरयानी बनती है ना कढ़ाई बनती है, तो आपको कभी कद्दू भी खाने पड़ते हैं, तोरियां भी खानी पड़ती हैं, बाकी सब्जियां भी खानी पड़ती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके हस्बैंड आपका ख्याल रखते हैं और आपके लिए कोई चीज़ ले आते हैं रात को, फिर आप उसको सीक्रेटली जो है किचन में जाके गर्म करके खा लें, तो वो खा भी तो आप लेते हैं, लेकिन फिर उन बर्तनों का क्या होगा जिससे उसी वक्त, स्पेशली जब आप चावल गर्म करते हैं, अगर आप कभी चावल खुद गर्म किए हो तो आपको पता हो कि उसकी खुरचन जो है वो नहीं उतरती, वो उसको फिर रात को ओवर सोक करना पड़ता है। पूरी रात जब वो सोक होते हैं सुबह नरम हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप उसको जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जितने भी ऐसे कपल्स हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं और जो अपना ये जो छोटे छोटे क्यूट मोमेंट्स होते हैं इनको जिंदा रखना चाहते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपकी सास आपको नहीं पकड़ सकेंगी अब, क्योंकि आपके पास आ गया है लेमन मैक्स बार जिसके अंदर है 1000 लींबुओं की ताकत, और इसमें आपको ओवरनाइट सोक करने की कोई जरूरत नहीं। आप उसी वक्त जो है इसको साफ कर सकते हैं। वो खुरचन और चिकनाई दोनों को जो है बहुत जल्दी काटता है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सुंदर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी जैसी फर्स्ट क्लास A1। क्या बात है जी आपकी। अच्छा, मुझे जरा बताइए कि आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं? जी जी, मैं ना, मेरी अम्मी है, भाई हैं, बहनें हैं, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। अच्छा, मैं आपकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं नहीं। भाभी हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ना भाभी है ना कोई है। अभी आप दुआ करें कि भाभी आ जाए। अच्छा जी, भाई हैं आपके? भाई हैं? नहीं, दो भाई हैं मगर शादी नहीं हुई। मैं तो दुआ कर रही हूँ भाभी आ जाए हमारे। बस फिर आपने वो वाली नंद होना ना जो सुबह सुबह पकड़ती हैं बर्तन कि रात को कौन लेके आया था बिरयानी। मैं खुद काम करूंगी, मैं अपनी भाभी को आराम कराऊंगी। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि कोई भी बर्तन साफ करने के लिए, स्पेशली जिसमें बिरयानी या पुलाव बना हुआ होता है, उसको साफ करने के लिए कितना तरद्दुद करना पड़ता है? मैं तो लेमन मैक्स इस्तेमाल करती हूँ। क्या, तो आपको तो बिल्कुल नहीं करना पड़ता होगा फिर? हाँ, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि बर्तन चमक जाते हैं,
कांच के भी बर्तन हो या सिल्वर के हो, स्टील के हो, तांबे हो, कुछ भी हो, मगर जबरदस्त काम करता है। और कितना अरसा चलता है, टाइम निकाल लेते हैं? जी जी बहुत, मैं तो लॉन्ग बार चलता है मगर पूरे महीने चलता है। क्या बात है, उससे भी जबरदस्त। 1-2 दिन ज्यादा निकल जाते हैं। जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो आपकी अगर इतने अच्छे रिव्यूज हैं इसके बारे में, तो हम चाहेंगे कि आपको एक गिफ्ट हैम्पर जो है लेमन मैक्स की तरफ से दिया जाए, ताकि आप जो है जितनी इससे खुश हैं उसी को इस्तेमाल करती रहें। और क्या आपको पता है कि ये इतना लंबा क्यों चलता है? वो इसलिए क्योंकि ये घुलता कम है और जो है सफाई ज्यादा करता है। बाकी जो सोप्स होते हैं, जो मुझे सरप्राइजिंग बात लगी कि सोप्स के अंदर मिट्टी होती है, जैसे कि इसके अंदर जो कंपोनेंट है। फिर मैंने कहा हाँ, इट मेक सेंस, क्योंकि लोग पहले मिट्टी से बर्तन धोते थे, तो नॉर्मल सोप्स में जब मिट्टी ज्यादा होती है तो जल्दी से घुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर होती है लीमों की ताकत, वो लंबा अरसा जो है चलता है और वो चिकनाई भी काटता है और आपको ओवरनाइट सोक भी नहीं करने पड़ते। एक और कॉलर है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुंदर कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। ये बताइए इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? नहीं अच्छा, बिल्कुल नहीं अच्छा। बहुत गर्मी है जी यहाँ पर, मैं किसी को भी जो है झूठी बात नहीं बताऊंगी। अच्छा अच्छा, आप बताइए आपकी तरफ का मौसम कैसा है? हाँ मौसम अच्छा है हमारे यहाँ तो, अल्लाह का शुक्र है। हाफ सब थोड़ी गर्मी तो है लेकिन बादल मुस्तकिल छाए हुए हैं और कभी कभार हल्की हल्की फुहार भी पड़ जाती है। मैंने सुना है इस दफा कराची का बहुत अच्छा मौसम रहा है। जी जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, शुक्र है। अच्छा मुझे बताएं, आपकी शादी हुई भी है? जी जी माशाल्लाह, बच्चे हैं। मेरे माशाल्लाह मैं नानी बन चुकी हूँ माशाल्लाह। ओह स्वीट, सो क्यूट माशाल्लाह। तो फिर कभी ये जो मैंने अभी एड में जो देख रहे होते हैं कि रात के बर्तन पकड़े गए हों, बेशक बच्चों ने खाया, जरूरी नहीं कि कपल्स ने खाया, वो कभी कभी बच्चे भी जो है ना रात को कुछ चोरी छुपके खा के छोड़ देते हैं। बच्चों की पार्टी जो है वो रात में ही शुरू होती है, जब अम्मा अब्बा सो जाते हैं ना तो फिर पार्टी शुरू होती है। हाँ, और फिर सुबह वो पकड़े जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर उसके लिए देखे ना मैंने कितना, मुझे तो लगता है बच्चों को कॉल करनी चाहिए थी, मुझे बताती लेमन बैग्स लेकर आए, जल्दी से बर्तन साफ करें ताकि अम्मी कभी पकड़ ना सके। हाँ नहीं मैं तो काफी टाइम से लेमन मैक्स ही यूज कर रही हूँ। अच्छा जबरदस्त जी, बार भी इसका लिक्विड भी सब माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत एकदम बर्तन इतने अच्छे चमक जाते हैं। तो फिर आप क्या कहेंगी कि पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार कौन सा? बिल्कुल है, नंबर 1 है लेमन मैक्स। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू जी। तो आपको जो है मैंने खसूसियात लेमन मैक्स की बताई, इसको इस्तेमाल कीजिए, अपनी जो लव लाइफ है उसको जिंदा रखिए। और ये बहुत ही क्यूट बात है कि अगर जो है वो आपका ख्याल रखते हैं और आपके लिए वो जो है खाने की चीज़ें लेके आते हैं, बस वो सबूत नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि फिर वो सुबह ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा लेमन मैक्स बार ख़वातीन की ज़िंदगी ऐसे आसान करता है कि आपका ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में गुजरता है, या खाना पकाते हुए, या फिर उसकी जो है सबूत साफ़ करते हुए, या फिर वो बर्तन धोते हुए। तो अगर आपके पास ऐसा बार होगा जो फ़ौरन से चिकनाई को काटेगा और खुरचन भी हटा देगा, जिसमें आपको पूरी रात बर्तन सोख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका किचन में टाइम कम गुजरेगा और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा गुजरेगा। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे ये गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। और अगर आप लेमन मैक्स के फेसबुक पेज पर जाएं, वहाँ पर जितने भी रिटेलर्स हैं वो देखें कि कौन जो है बेच रहे हैं, वहाँ से 100 रुपये का आपने लेमन मैक्स बार सोप खरीदना है। और आपको और आपके सिग्निफिकेंट अदर, मतलब आपके हस्बैंड को अगर बेगम ले रही हैं, आपकी बेगम को अगर हस्बैंड ले रहे हैं, तो दुबई का टिकट जो है वो मिल सकता है। आप वहाँ पर जाकर तो खुल के खाने खा सकते हैं, वहाँ आपको बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। तो जाइए और ख़रीदिए। और हम लोग जो है हर शहर से, मोस्टली बड़े शहरों से जो है वो आप जो है ये जीत सकते हैं और आप जा सकते हैं। जी हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सुंदर कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छी हैं आप। ओ मैं, अच्छा मुझे लगा अपनी तारीफ हो रही है, मैं तो खुश हो गई थी। मैंने कहा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए खवातीन। नहीं, आपकी तारीफ कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छी आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ये आप अच्छी हैं इसलिए आपको मैं अच्छी लगती हूँ। बहुत जबरदस्त होता है आपका शो। सुबह सुबह जब आपको देखते हैं ना तो हमारी सुबह और ज्यादा जबरदस्त हो जाती है। थैंक यू सो मच। इतनी तारीफ कर दी आपने, मेरा तो दिन बन गया जी। अच्छा मुझे बताएं, घर में सबसे मुश्किल बर्तन कौन सा होता है धोना? सबसे मुश्किल बर्तन स्पेशली राइस जब बने हो, बिरयानी या निहारी या फिर स्वीट राइस भी अक्सर जब जर्दा भी बनाया जाता है ना तो उस वक्त भी होता है डिफिकल्टी, इसके कुछ नीचे लेयर लग जाती हैं, कभी कभार लग जाती हैं। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेमन बार जो है वो मेरा बहुत पुराना साथी है जो अभी तक माशाल्लाह मेरे साथ बरकरार है। क्या बात है जी। तो इसके अलावा तो मैं किसी पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बहुत जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त। अगर आपको इतना पसंद है लेमन मैक्स बार तो जाइए एक और खरीदें।
क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसकी इस्तेमाल करने से आपके बर्तनों में बहुत अच्छी स्मेल आती है, आपके हाथों में बहुत अच्छी स्मेल आती है और आपके हाथ भी खराब नहीं होते। हाथ भी खराब नहीं होते, क्या बात है, जबरदस्त जी। और ये तो कि आपका आपको शो बहुत जबरदस्त होता है। और मैं आपके जो गेस्ट आए हैं नईम साहब, मैं उनसे भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मैं आपसे अपनी बेटी के हवाले से बात करना चाहूंगी। जी जी, पूछिए। जी, मेरी बेटी का नाम है आमना फारूक जी। और उनकी एज है तारीख पैदाइश बताइए। 24 अक्टूबर जी 2007। ठीक है। तो मैं उनके फ्यूचर के बारे में पूछना चाहूंगी। कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहेंगी कोई? नहीं नहीं, फ्यूचर के बारे में बस वैसे ही कि मतलब वो कैसा रहेगा, उनका एजुकेशन लाइफ में क्या आगे स्ट्रगल होगी, कि कैसे वो किस फील्ड में जाना चाहेंगी, वो उनके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। क्योंकि मेरा जो है वो शौक भी है और उनका भी शौक है कि वो लेडी डॉक्टर बनना चाह रही है। ये छोटी सी है, वो उसका शौक नहीं है, आपका शौक है, मुझे पता है। उनका भी शौक है क्योंकि उनके भाई हैं माशाल्लाह बड़े, जो मेरा बेटा है वो भी मेडिकल लाइफ में जाना चाह रहे हैं। तो उनका भी यही है कि भाई भी अगर मेडिकल में जा रहे हैं तो मैं भी लेडी डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, ये मैं बताऊं कि ये इनका साइन जो है, बेस्ट ऑफ लक, और मैं आपके गिफ्ट का वेट करूंगी। ये आपको आज ही भेज दिया जा रहा है, फौरन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी। नहीं सर, अच्छा, मैं बता दूं कि ये बच्ची का साइन स्कॉर्पियो साइन है और ये बिल्कुल डॉक्टर बन सकती है क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स, और मार्स हमारे मेडिकल प्रोफेशन को डील करता है। और जिस वक्त ये पैदा हुई 2007 में, वो प्लानिटरी पोजीशन बड़ी फेवरेबल चल रही है। अभी तो खैर बच्ची की एज तकरीबन 10 साल 9 साल की है, लेकिन ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो इंडिकेट करता है वो ये करता है कि ऐसे बच्चे जो अपने लिए कुछ ठान लेते हैं वो उसमें बड़े सक्सेसफुल होते हैं। तो ये पर्सनैलिटी और प्लानिटरी पोजीशन दोनों फेवरेबल है इनके करियर के लिए, जो इनकी ख्वाहिश है, जो इनकी अगर इनकी ख्वाहिश है, अगर ये जो हम लोग करते हैं ना, मतलब अपनी ख्वाहिशात अपने बच्चों पे, ये नहीं करना आपने। पर जैसे आपने कहा स्कॉर्पियोज आर वेरी फोकस्ड, तो वो जिस फील्ड में भी जाएंगी इंशाल्लाह वो एक्सेल करेंगी। ठीक है जी। तो एक दफा मैं आपको फिर बताती चलूं कि जिस तरह हमारे कॉलर्स का फेवरेट तो ये है ही, तो आपको लिए तो और भी अच्छा मौका है कि आप जाइए 100 रुपीज़ का लेमन मैक्स बार जो है वो आप खरीद सकते हैं। आप फेसबुक पेज जो है इसका फॉलो करें, लेमन मैक्स आप लिखेंगे पहला पेज आ जाएगा, उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पर आप देखें कौन से रिटेलर्स हैं जो ये बेच रहे हैं, वहाँ से 100 रुपीज़ का लेमन मैक्स बार सोप जो है वो आप खरीदिए आप, और उसी से जो है आप कुरानदाजी के अंदर एंटर हो जाएंगे और आप जीत सकते हैं दुबई का टिकट, विच कैन बी योर सेकेंड हनीमून, है ना। एक अगर आप बना चुके हैं अपने मियाँ के साथ, दोबारा जाइए, दोबारा जो है आप हनीमून पे, और वहाँ पर खुल के जो है खाने शाने खाएं, एंजॉय करें, लेमन मैक्स बार का थैंक यू करें। जितने हमारे कॉलर्स थे उनको हम ये गिफ्ट हैम्पर आज भेज रहे हैं। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर हम सितारों पे बात करते हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। आपको मुझे पता है कि अपने सितारों के हाल का इंतज़ार है, तो हम वो शुरू कर लेते हैं जी। पहला साइन हमारा एरीज। एरीज में जब हम बात करते हैं तो ये वक्त है आपने जो भी काम किए थे उनको डिस्क्लोज करने का या उनको सामने लाने का। कभी कभी होता है कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं और खामोशी से वो बनता चला जा रहा है, लेकिन उसको रिवील नहीं करते, सामने लेके नहीं आते। तो ये वक्त आपका इस तरह का कि ऐसे कोई प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रपोजल या कोई और चीज़ ऐसी है तो उसको सामने लेके आएँ, उसका फ़ायदा उठाएँ, या पार्टनर जिनको आपने दिखाना है उनसे बेनिफिट लेना है तो ये उसके लेने का वक्त होगा। टारस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी वर्क सेटिस्फेक्शन कि जो काम आपने किया था उसकी बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन आपको है और उसी के साथ साथ उसका रिवार्ड भी आपको मिलेगा। तो ये वीक पूरा आपका पुराने किए गए कामों के रिवार्ड और उसी सिलसिले में नई एक्टिविटीज़ जनरेट करने का एक हफ्ता होगा नेक्स्ट जो पूरा चल रहा है। जेमिनी साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो लोग हैं, ट्रेड बिजनेस या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिनकी है, कोई आना जाना एनजीओ से रिलेटेड है या किसी और ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसका फ़ॉरेन से ताल्लुक़ है, उस सिलसिले में अगर कोई माजी में कोई ऐसी प्रपोजल सबमिट की थी तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस आता हुआ दिखाई देता है और फर्दर बातचीत गुफ्तो शनीद आगे बढ़ेगी। तो ये वक्त आपका इंटरनेशनल इशूज़ और उन चीज़ों, और इसका मतलब ये भी है कि वो लोग जो
बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं, आना जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कैंसर साइन में जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे पर्सनल थोड़े से प्रॉब्लम होते हुए दिखाई देते हैं, ज़रा ख़ासे डिफ़िकल्टी सी आपकी बनती हुई दिखाई देती है। और उसकी वजह मैं थोड़ी सी बता दूं कि आज जैसे 7 अगस्त है, अगस्त में आज एक पहला इस साल का दूसरा चांद ग्रहण लग रहा है, आज रात को होगा। अच्छा जी हाँ बिल्कुल। अच्छा होता यह है कि वो जिस हाउस का रूलिंग प्लैनेट होता है उसके लोगों को इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, कभी कभी बेचैनी, एंग्जाइटी या ना बगैर किसी वजह के अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हैं। तो ये आज रात को होगा और ये भी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि पूरे एशिया में देखा जाएगा तकरीबन 10:30 से 11 बजे रात को होगा और तकरीबन रात 2:30 बजे तक वो होगा। इस दफ़ा ये पूरा चांद ग्रहण नहीं देखा जाएगा लेकिन पार्शियली देखा जाएगा पूरे हमारे खिते में। तो सिर्फ फैमिली में इश्यूज या बस अपनी नहीं, ये इसके बारे में जो मिथ्स हैं बहुत सी ना, वो ऐसा ऐसी नहीं है, बहुत पुरानी हुआ करती थी। सोलर इक्लिप्स जो है वो ज्यादा होता है और वो भी उसकी रेडिएशन आंखों को अफेक्ट करती है। लेकिन चांद ग्रहण जो है, मैं स्पेसिफिकली कैंसेरियंस की बात कर रही थी कि उनके फैमिली में इश्यूज होंगे, उनके फैमिली और पर्सनली उनकी अपनी जात जो है ना वो एक जैसे अननोन डिप्रेशन, एंग्जाइटी उसका शिकार होगा। उसकी वजह से फिर जाहिर है कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बात हो सकती है। उसकी रीज़न क्यों कैंसर, इसलिए कि जो एस्ट्रोलॉजिकल साइन कैंसर है इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मून है, इसलिए वो इसमें थोड़े से अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रा सा ऐसा सिलसिला, और बताने का मकसद ये है कि जब आपको पहले से अपनी किसी बेचैनी या परेशानी की वजह पता होती है तो आपको पता होता है इस वजह से नो प्रॉब्लम, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे हम। नेक्स्ट साइन हमारा ल्यू साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी, गुड कमिटमेंट्स, ये आपका बड़ा अच्छा सा पीरियड है और इस पीरियड में आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हैं, नए कमिटमेंट भी आपको मिल रही हैं, एडिशनल जॉब, एडिशनल पेमेंट, इनकम का भी पीरियड है। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि मार्स और राहु दोनों मौजूद हैं, अखराजात की भी ख्वाहिशात उतनी ही ज़्यादा साथ साथ मौजूद हैं कि ये खर्च करना है, ये लेना है, ये घूम करना है। वो टाइम कब आएगा जब कम हो जाए? कम नहीं होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको पहले दबाना है और इनकम के अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है, उसके बाद फिर जाके फरवरी मार्च में अक्टूबर सितंबर 22 के बाद फिर आप एंजॉय कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम हमारा वर्गो में जब हम देखते हैं तो मतलब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम आप करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें ताख़ीर हो रही है, वो ताख़ीर की वजह से आप भी डिस्टर्ब हैं, कास्ट भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और कोई कमिटमेंट है किसी काम को करने की, किसी को देने की, उसमें भी आपके मसाइल बनते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका मसला थोड़ा सा ये है कि अगर वर्क फोर्स बढ़ाएं, फोकस करें या अपने गैर ज़रूरी कामों को कंसनट्रेट करें इस एक ख़ास प्रोजेक्ट पर ताकि आप इसको टाइमली कम्प्लीट कर सकें। लिब्रा साइन बड़ा रिलैक्स, कंफर्टेबल, लव, एंटरटेनमेंट, रोमांस और अचीवमेंट, ये उसका पीरियड है और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके गिर्द बनती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि आपकी यानी ख्वाहिशात और फीलिंग तो हैं लेकिन मार्स थोड़ा सा वीक है। मार्स वीक होने की वजह से होता है कि इनिशिएटिव नहीं होता। हम ख्वाहिश तो रखते हैं, कोशिश तो करते हैं लेकिन उतनी ही एफर्ट नहीं करते, थोड़ी सुस्ती छाई रहती है। तो इस चीज़ के इन सारे एरियाज़ का जिनकी मैंने बात की अगर फ़ायदा उठाना है तो अर्ली राइज का ज़रूरी है। सुबह उठें, सारा दिन काम करें और इन छोटे छोटे एरियाज़ को टच करें ताकि आपका ये महीना बेहतरीन आपके लिए साबित हो। ठीक है जी। मैं मुझे पता है आपको मौसीकी का कितना शौक है। श्योर। तो हमारे साथ जो है एक बहुत ही प्यारी सी हमारी गेस्ट है सोनिया अजीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सुंदर साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह मैं सुन रही थी, कुछ गुनगुना रही थी और फिर मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैंने कहा आज है नईम साहब, फिर उनके साथ जो है ना मैं ये गाना सुनूंगी। बहुत ही ब्लेसिंग की मंडे बड़ा खूबसूरत गुजरा है ना, बड़ा खूबसूरत। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है फरीदा खानम जी का, वो आप लोगों की नज़र करूंगी मैं। प्लीज़। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे,
फर्ज जानी की जिद ना करो। जबरदस्ती जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज है। जबरदस्त। चलो आपसे जरा गुफ्तगू करते हैं इस बारे में, छोटी सी ब्रेक के बाद आप सारे। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग अपने सितारे कंटिन्यू। पहले मुझे बताइए गाना कैसा लगा आपको? गाना बहुत अच्छा था जी, जबरदस्त। फरीदा खानम और खूब गाया उन्होंने, क्या बात बहुत है, जबरदस्त, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। जी अगले सवाल। हमने लिब्रा की बात की थी, अभी हम स्कॉर्पियो पे बात करेंगे और फिर वही बात करेंगे कि इनके लिए आज का दिन थोड़ा सा फैमिली मामलात में ज़रा सा डिफ़िकल्ट होगा। काम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से ख़ानदान में ख़वातीन के लिए ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ शिकवा पैदा हो सकता है, शिकायत पैदा हो सकती है प्रॉपर तवज्जो ना देने की वजह से। जैसे मैंने कैंसर की बात की थी, कैंसर के बाद सेकंड साइन ये होगा जो ल्यूनर, जिसका इम्पैक्ट होगा और इस वजह से ज़रा से आपके मामलात डिस्टर्ब होंगे। तो मेरा एक मशवरा ये होगा, आज आपने ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी, कम गुफ्तगू करनी, शिकवा शिकायत कम करना है, सुनना ज़्यादा, बोलना नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि अवॉइड करें, कल पे छोड़ दीजिएगा, कल तक जाते जाते उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। सेजिटेरियस साइन में जब हम ये देखते हैं, ये बहुत जरूरी होता है, सो जाना उसके ऊपर ना। बिल्कुल। सेजिटेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बड़ी क्लोज किस्म के प्रेशर आपके ऊपर, काम के अनसर्टेनिटी भी है और कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको आप पूरा भी करना चाहते हैं लेकिन उनका दूसरों के हाथ में है। और मसला ये होता है कि जब कोई बात आपके अपने बस में है तो आप मैनेज कर सकते, दूसरे के बस में तो दुआ ही कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जब पैटर्न है वैसे भी कि हो गया आ गया भी बताते हैं जाते हैं, ऐसा सिलसिला है। लेकिन आप अपने मामलात आपकी हद तक जो है उनको पूरा कीजिए और दूसरों को रिमाइंड करवाते रहिएगा किसी काम के सिलसिले में, तो वो आपका तब हो पाएगा। अदरवाइज डिपेंड नहीं करेंगे और कि हो जाएगा तो नहीं होगा। थोड़ा सा प्लानिटरी पोजीशन वीक है, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। और आज का शो बहुत अच्छा हो रहा है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे, आप लोग इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहें। आमीन। और सर को भी मेरा बहुत सारा सलाम जी, ये बहुत अच्छी बातें बताते हैं, हम लोग को आगे ही देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और आपसे ये पूछना था, आप ये बताइए कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात जो चल रहे हैं इसके बारे में बताइए कि ये क्या इनका मतलब है, कैसे ठीक होंगे, कितना टाइम लगेगा, ये बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए किसी ने तो मुल्क के लिए भी कुछ पूछा है, सब अपने लिए पूछते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और असल में मैं आपको बताऊं कि मुल्क के हालात का गैर महसूस तरीके से हर शख्स के ऊपर असर होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब सूरत हाल ऐसी बेयकीनी की कैफियत होती है तो उसके असरात हमारी ज़ात पे होते हैं, बिजनेस पे, घर पे। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि शाम के वक्त जो टेलीविज़न पे जो टॉक्स चल रही होती हैं, बहुत से घरों में सुनते हैं या नहीं सुनते, इनडायरेक्टली वो हमें असर करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, रहा बात मुल्क के हालात का, तो मुल्क के हालात हमारे बस ऐसे ही हैं जैसे हम काम कर रहे हैं उसी तरह के ही होंगे। हम इम्प्रूव करेंगे, बेहतर होंगे, अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे काम करेंगे तो मुल्क भी बेहतर होगा। और इसका ताल्लुक बिल्कुल बेसिक यूनिट से है, यानी बेसिक यूनिट से मुरादा वोट से स्टार्ट होता है, फर्द से स्टार्ट होता है और फिर वो स्टेट की हद तक आता है। तो इसलिए ये ना देखें कि मुल्क कैसा हो रहा है, जो आपके बस में है उसे ज़रूर बेहतर करते चले जाएं। वो थोड़ा थोड़ा जो बेहतर होगा तो मुल्क भी बेहतर होगा। ओवरऑल पॉलिटिकल पोजीशन हमारी जो है नेक्स्ट फरवरी तक बड़ी अनसर्टन सी रहेगी। तो थोड़ा सा इसी तरह के हालात होंगे, बेहतर होते हुए दिखाई नहीं देते, मज़ीद उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे। और ये लास्ट हमारे जो 3 महीने इस साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट। किसी भी, मुझे याद है हमने पिछले नए साल पे आई थिंक सो ये सवाल किया था कि ये साल किस तरह होगा पॉलिटिकली, और आपने कहा था कि हलचल काफी होगी। और वो काफी हलचल जो है वो चल रही है और वो जो है देखते हैं किस तरह प्रोग्रेस करती है। एंड होपफुली जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ दुआ किया करें कि जो भी हो वो हमारा अल्टीमेटली पाकिस्तान को जो है वो फायदा ही है उससे। तो ये दुआ कीजिए और इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। इंशाल्लाह। कैप्रिकॉर्न साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा सिलसिला है कि जहाँ पे जो काम आपने स्टार्ट किए थे ख़त्म हो रहे हैं और नए सिरे से नए काम बनने की उम्मीद नहीं बनती। या जॉब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट था तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, उसके रिन्यूअल के चांसेस कम होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि आपकी अपनी स्टेट ऑफ माइंड में भी एक बड़ी एंग्जाइटी और कुछ
फेडअप से होते हुए दिखाई भी देते हैं। प्रेशर है, काम है, दबाव है, ये सारा कुछ है। मशवरा मेरा ये होगा कि आपने किसी भी तरह अपनी जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, चीज़ को ख़त्म नहीं करना। चेंज करना चाहते हैं, बदलना भी चाहते हैं, तो उस वक्त वही कदम ना उठाइए जब तक कोई दूसरी ऑप्शन आपके पास बड़ी मेच्योर ना हो, फाइनलाइज ना हो और आपके हाथ में उसकी कोई कमिटमेंट ना हो। अदरवाइज़ गुजारा कीजिए, इसे इसी तरह लेके चलिए। वो कहते हैं कि बेरोज़गारी से बेकारी भी वो है ना कि बेगारी और बेरोज़गारी जो है, ये दोनों बड़ी मुश्किल चीज़ होती हैं। उसको बग़ैर पैसे के, कम पैसे पे भी काम करना कभी कभी बेहतर होता है। बिल्कुल। हमारे में जो एक वो अफसर एटीट्यूड है ना, बिल्कुल, तो ना जी ना, मेरे तो ये लायक ही नहीं है काम। हाँ, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता बिल्कुल। तो इसलिए घर बैठना सबसे बुरी बात है, कंप्रोमाइज करना है। एक्वेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी से आपकी बोरियत की कैफियत बनती हुई दिखाई देती है। उसकी वजह फिर ये मैं बता दूं कि ये जो एस्ट्रोलॉजिकल हाउस है, जिस हाउस में आज हमारा ल्यूनर इक्लिप्स आ रहा है, ये एक्वेरियस हाउस है। अच्छा। एक्वेरियस हाउस में जब ये होता है तो ट्रैवल, मूवमेंट, ये ख्वाहिशात आपके अंदर बड़ी शिद्दत से होती हैं। जी चाहता है कि घर से निकलें, घर से बाहर कुछ वक्त गुजारें, चेंज तो बेहतर है, अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटी मिलती है, वक्त भी आपके पास है, तो ग्रुप की शक्ल में फैमिली भी जाए, दोस्तों के साथ भी जाएं, तो आप ये अपना अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। इस वीक या कहीं भी प्लान बन सकता है। लास्ट साइन हमारा पाइसिस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कम्प्लेक्स किस्म के मामला बनते हुए दिखाई देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और हेल्थ, इन दोनों से मुतालिक, हेल्थ से मुतालिक खासकर फीमेल को मैं बताऊंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट, यहाँ से मुतालिक आपको ज़रा सा अपने आप को खाने पीने इन चीज़ों में एहतियात करनी होगी। और ये है। और दूसरा, काम के मामलात का दबाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। और मेल की मैं बता दूं कि अगर आपके कोई पैसे का इशू है, लेना देना, या क्रेडिट दिया रिसीव करना है, या कहीं काम किया और उसकी पेमेंट आनी है, तो वो डिले होता हुआ दिखाई देता है। लिहाजा उस जब तक पेमेंट हाथ में ना आ जाए, अगला कोई प्लान ना कीजिए और उसको फॉलो अप जरूर कीजिएगा, तब जाकर रिकवरी होगी। ये तो लास्ट साइन। सही। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शुक्र है ठीक ठाक। मैं पेशावर से आमना बोल रही हूँ जी। मेरे शहर से कॉल आई। बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कॉल करते हैं। तो कैसी हैं आप आमना? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ठीक ठाक। काफी दिनों से कोशिश करती हूँ कि कॉल लग जाए, लेकिन शुक्र है कि आज मेरी कॉल लग गई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आज आपसे बात हो रही है। सो स्वीट। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है मेरी आपसे बात हो रही है। हमारे लिए क्या सवाल है आपका? बस मैं तो ये कहूँगी, आज 14 अगस्त खैर से आ रहा। मैं अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से आप सबको मैं 14 अगस्त की मैं मुबारकबाद दूंगी आपको। खैर और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे और खुदा इसको बुरी नजरों से बचाए, बुरी लोगों से बचाए। आमीन सुमा आमीन, आमीन सुमा आमीन। बिल्कुल, हमारे मुल्क को दुआओं की जरूरत है, नेक नियतों की जरूरत है, और जो खैर ख्वाह हैं हमारे मुल्क के, उन लोगों की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत आपने प्यारी बात की। अच्छा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ है, तो आजकल क्या चल रहा है? कोई अपनी कुछ गाना रिकॉर्ड हो रहा हो, किसी के लिए गा रही हो? जी बिल्कुल, मैं अपनी एल्बम पे काम कर रही हूँ। अच्छा। और पाइपलाइन में है, बहुत जल्द आप देखेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है जी, हमें आप इससे पहले कि हम ये नईम साहब को रुखसत करें, हम मैं चाहूँगी कि अच्छा सा गाना तो इनको सुना दिया जाए। तो क्या क्या सुनाएंगे? मैडम नूरजहां मैडम एक सॉन्ग। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। और मैं इससे पहले आप शुरू करें, मैं भी बताऊँगी आपके साथ जो आपका साथ दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा जो ये है। आमिर आसिफ हैं कीबोर्ड पे मेरे साथ, और सोहेल हैं मेरे साथ ढोलक पे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं। बिल्कुल। मैंने कहा तारीफ बनती है, तारीफ हो जानी चाहिए। जी मैं तेरे संग कैसे, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे।
मेहरबानी तेरी, तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले। मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू गुबारे सफर, मैं खिजा की सदा, तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। मेहरबानी तेरी, तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले। मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू गुबारे सफर, मैं खिजा की सदा, तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे, मैं तेरे संग कैसे, मैं तेरे संग कैसे। बहुत खूब जी, बहुत खूब। जिस तरह मैं पहले बात करी थी कि पहले जो हमारी शायरी होती थी उसमें सोच विचार वाली शायरी, तो रेपिटेशन पता नहीं है, शायद मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन एक वर्ड रिपीट कम होता था। मतलब वो जो होता है ना, हम एक ही साथ साथ दोबारा 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 वही रिपीट कर रहे होते हैं। मतलब बड़ी अलग अलग मुनफरिद जो है ना अल्फाज का कॉम्बिनेशन, मूड, मतलब एक ही शायरी में कई मूड थे, उसमें कई मूड थे, और कोई एक गाना दूसरे से मैच नहीं करता था। बिल्कुल अलग अलग तर्ज के गाने होते थे। हालांकि मैंने देखा है कि बहुत सारे कुछ सिंगर्स होते हैं जिनका एक ही तरह का गाना होता है, लेकिन वो बिल्कुल अलग अलग जो है ना होते थे। नहीं, अब ये देखे ना, जो कैफियत है ना, जैसे समंदर हवा, साहिल समंदर हवा, और मैडम ने उस आवाज़ को बड़ा खूबसूरती के साथ एक बड़ा रोमांस दोनों के कॉम्बिनेशन को जो उठाया, और इन्होंने खूब गाया आपने भी, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैं ना इस वक्त उस वक्त से मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी एक दोस्त है, उनकी बर्थ डेट, और मैं अब जो है ना डर के मारे वो स्टार पूछ भी नहीं सकती, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इसको मेरी बर्थ डेट नहीं पता। लेकिन वैसे मैं उससे पूछ सकती हूँ, लिब्रा है वो, और उनकी जो शादी है उसके अंदर अभी छोटे जो फैमिली के वो वाले मसाइल नहीं होते कि एक बात कर दी और आगे से कुछ और सुन के, तो एवी बदमजगी सी हुई है। तो वो ना कहीं स्टैग्नेंट है रिश्ता, खत्म भी नहीं है लेकिन वो होना भी है। तो वो पूछना चाह रही हैं कि कब तक होगा। आई डू नो कि ये पहले हाफ ऑफ द मंथ में होती है। ठीक है, असल में एग्जैक्ट तो खैर जैसे पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है तो तभी हमें पता चलता है। उसकी वजह कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जब पूरा साल भी पता चलता है तो ये पता चलता है 16th October 1991 if I'm not wrong। 1990 क्वीरिस साइन में जब हम देखते हैं यस ये डिले चलेगा। अक्टूबर लिब्रा नहीं, लिब्रा नहीं, मैं वो सैटर्न उस वक्त क्वीरिस में था, इसलिए मैं उसके रिलेशनशिप को साथ ही लेके जा रहा हूँ। दोनों हवा के साइन है, तो ये इसी की तरह अनसर्टेनिटी चलेगी और ये 22 सितंबर के बाद जाके रिजॉल्व होगी। सही, ठीक, तो हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर नईम साहब को बहुत सारी दुआएं दिया करें ताकि वो हमारे पास आते रहें, हमें अच्छे मशवरे देते रहें। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक कर आप साहब। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे रॉयली
सैलून की पूरी टीम ने। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी एक्सटेंशंस लगा के हैं आज? नहीं, मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं ये लगाया। आपके नेचुरल बाल हैं? ये मेरे अपने नेचुरल बाल हैं। इतने हसीन। नहीं, मैंने इनको स्ट्रेट किया डेफिनेटली। नहीं बताते, भी नहीं बताते ऐसे। कोई बात नहीं है। अच्छा जी, आज हम लोगों के पास जो है रॉयली सैलून की टीम है और हम आपको दिखाएंगे कि परमानेंट एक्सटेंशंस किस तरह लगाई जाती है। परमानेंट एक्सटेंशंस और हम फंक्शनली यूज कैसे कर सकते हैं। अच्छा। मतलब अपने बालों को अगर आप परमानेंट नहीं कैरी ऑन कर सकते तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि भाई आप उसको फंक्शनली यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशंस को लाइफ टाइम चलती हैं, लेकिन जब भी आप कहीं मतलब कोई भी शादी अटेंड करते हैं, जैसे नॉर्मली जैसे अगर आप एक्ट्रेसेस की बात करें, अगर उनको मतलब एक्टिंग के लिए चाहिए तो वो नॉर्मली क्लिप्स ऑन ही यूज कर रही है। हाँ, क्लिप ऑन। मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे नेचुरल एक्सटेंशंस ना सज्जल अली के बालों में लगती हैं। मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नहीं पता था कि शी हैज एक्सटेंशंस, और वो इतनी अच्छी सेट हुई हुई होती हैं और इतनी वो बिल्कुल नेचुरली ब्लेंडेड। बहुत सारी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जिनके जो एक्सटेंशंस यूज कर रही हैं, लेके हमारे पास ही जाते हैं, रॉयली सैलून से पिक करते हैं। अच्छा, हाँ, एक तो मैंने भी परमानेंट का भी देखा। अच्छा, मुझे बताएं परमानेंट एक्सटेंशंस का रूल क्या होता है? क्योंकि जिस तरह अगर नाम नहीं लेना चाहिए, पर कुछ लोग हैं जो लगवा लेते हैं फिर उसके बाद वो फौरन उतरवा देते हैं क्योंकि उससे तंग हो रहे होते हैं कि लंबी नहीं होनी चाहिए कि छोटी नहीं होनी चाहिए, क्या लेंथ प्रोपोर्शन होना चाहिए? परमानेंट एक्सटेंशंस में हमारे पास टेक्निक्स डिफरेंट है। अच्छा। जो नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनल प्रोफेशनल लेवल पे बात करें तो उसमें सिर्फ 2 टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर आपके परमानेंट एक्सटेंशंस में टेप ऑन आएगा और एक रबर बैंड टेक्निक होता है। अदर देन दैट के इसके अलावा हमारे पास और भी टेक्निक्स के ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो ब्रेड भी होती है, सबके बालों के साथ साथ ब्रेड कर देते हैं। छोटा सा रबर बैंड होता है, वो ये ब्रेड ऑन एक्सटेंशंस होती हैं। ब्रेड ऑन भी कह देते हैं, रबर बैंड एक्सटेंशन भी कह देते हैं इसको। और टेप ऑन होती है, टेप ऑन को आप चिप ऑन भी कहते हो, टेप ऑन भी कहते हैं। एक होती है वीविंग में। वीविंग में जो वीविंग एक्सटेंशन नहीं सही, वो बिल्कुल नहीं सही। समटाइम्स जितने भी कुछ सैलून जैसे कर रहे हैं कि वो प्रॉपर एक पैड होता है एक्सटेंशन का, जो हम क्लिप ऑन के तौर पे हम आपको दिखाएंगे। वो प्रॉपर एक पैड होता है, आपके बालों को लिया जाएगा, प्रॉपर पार्ट लिया जाएगा, उसको लेके उसमें बैक कॉम करते हैं, बैक कॉम लेके फिर उसको उसके साथ सिलाई करते हैं। फिर जहां से स्टार्ट होता है वहां पे उसके नीचे बहुत बड़ा नॉट बनता है जो रबर बैंड का होता है। बहुत बड़ा नॉट बनता है, जब एंड होता है तब बहुत बड़ा रबर बैंड का नॉट बनता है। वो 3 to 4 टाइम्स ऐसे लगता है, पर वो बहुत इचिंग वाला। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, मतलब रिमूव करवा देते हैं। कुछ ऐसी होती है कि एक मतलब स्ट्रैंड होता है एक्सटेंशन का, वो आपके 6 से 7 बालों को लेके उसके साथ ग्लू करके उसको ऊपर चिपका दिया जाता है। वो भी नहीं सही होता, वो वहीं से बाल उतारना पड़ता है, वहीं से बाल उतारना पड़ता है। एक और एक्सटेंशन का टेक्निक है, ये बिल्कुल लो लेवल पे है। एक और एक्सटेंशन का टेक्निक है जो रिंग्स के साथ होता है। वो रिंग्स जैसे जैसे आपके कुछ लोगों को मेटल से एलर्जी होती है, तो जो जैसे जैसे आपके स्कैल्प पे वो लगेगा, वो आपको ईच करेगा, आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, आपके बाल आपके सिर्फ हाथ ये में मैंने तो इवन जनरली, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अफ्रीकन होते हैं उनके होते हैं नेचुरल हेयर, बिल्कुल चिक 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 करके जो है ना, जो कर्ली होते हैं, तो उनको वीव करने पड़ते हैं अपने बाल, क्योंकि वो वैसे जो है उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टोटली डिफरेंट। लेकिन वो फिर इतना कॉन्स्टेंट, मतलब उनके एक तो एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है उनके बालों में, तो उनका वो कोकोनट ऑयल का यूज या फिर वो एरिया भी डिफरेंट है, उनको ख्याल रखना आता है अपने बालों का। हम जब वो वीव करवा लेते हैं सीधे बालों के अंदर, जहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी है और फिर हर वक्त आपको बालों में भी पसीना आ रहा है, आपको नहाना भी है, और वो लोग जो है इतना फिर रेगुलरली बाल धोते भी नहीं है जितना हम लोग धोते हैं, क्योंकि वो जब गीले हो जाए तो सूखते नहीं है। फिर उससे बालों में फंगस का मैंने सुना है कि जहाँ जहाँ वीव हुई होती है एक्सटेंशन, लाइसिस भी पड़ जाती है वहाँ पर, हाँ, वहाँ पे ना फिर फंगस हो जाती है आपको। लेकिन जो टेप ऑन और रबर बैंड टेक्निक है, इसमें ये है कि भाई आप इजीली नहा सकते हो, अपने बालों को कॉम्ब करो, बालों को डाई कराना, जो करना है बालों को इजीली पोनी कर सकते हो। बहुत सारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं हमारे पास, मतलब पिछले लास्ट 6 to 7 ईयर से हमारे पास रेगुलर क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अभी तक लगवा रहे हैं। उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। 2.5 से 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद आप उसको रिफिक्स करवा सकते हैं। जैसे आपका हेयर ग्रो होगा, जैसे आपका मतलब ये डिपेंड करता है आपके हेयर ग्रो पे, जैसे आपका इतना हेयर ग्रो होता है तो उसके बाद आप उसको तुरवाओ, दोबारा से उसको लगवा लो। टेप ऑन अगर आप उतरते हुए कोई बाल नहीं टूटते, कोई तंग नहीं। अगर टेप ऑन, कुछ क्लाइंट्स अगर मतलब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अगर वो टेप ऑन अगर उसमें ग्लू है तो वो कैसे उतरता होगा, वो हम लोग हमारे पास उसके स्पेसिफिक रिमूवर्स होते हैं। वो रिमूवर लगाओ, टेप ऑन खुद ब खुद आप कॉम करो, सिर्फ टेप आपके हाथ में आएगी, बाल आपके हाथ में नहीं आएगा। समटाइम ऐसा होता है कि भैया कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, मतलब कॉन्स्टेंटली खिंच रहा है बाल। नहीं, खिंचने की वजह से नहीं। जब इनका वेट बहुत स्टैंडर्ड वेट होता है, बहुत लंबी एक्सटेंशन है, तो फिर उतने ही बालों को लेके लगाया जाता है। नॉर्मली हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप स्टैंडर्ड लेवल में रहें, ताकि डिपेंड करता है क्लाइंट की लुक के ऊपर। क्लाइंट फैट है, क्लाइंट लंबी है, क्लाइंट छोटी है, हाइट, फिर उसके लिहाज से हम एक्सटेंशन रिकमेंड करते हैं। बेसिकली ये रूल्स अप्लाई होते हैं कि भाई अगर आपकी कमर किस तरह छुप रही है, आप बहुत चौड़े हैं तो आपकी कमर किस तरह छुपनी चाहिए, बालों में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, बालों में लेंथ ज्यादा
ज़्यादा होने चाहिए ताकि आप लंबी लगे। कुछ लोग जो क्लाइंट्स फैट होते हैं उनको पहले हम रिकमेंड करते थोड़े से बाल लंबे लगवाएं ताकि आपकी जो स्लिमनेस लगा, मतलब आपका जो बैक है वो स्लिम लगे, आप बहुत ज़्यादा फैट ना लगे। अगर आप छोटे बाल लगाएंगे तो वहीं पे बाल रुक जाता है तो फिर आप और चौड़े लगते हो, तो शोल्डर्स और चौड़े लगते हैं। बेसिकली ये रूल्स अप्लाई होते हैं। ज्यादातर वैसे लोग जो है, आपको माइक लगा हुआ है? ज्यादातर लोग वॉल्यूम के लिए आते हैं कि मतलब थिक लगे बाल, या फिर लेंथ के लिए लगवाते हैं? कुछ क्लाइंट्स होते हैं ऐसे जो वॉल्यूम चाह रहे होते हैं। हाँ। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे जो वॉल्यूम के साथ साथ लंबे भी चाह रहे होते हैं कि हमारे लंबे भी लगे। तो अगर हम बिल्कुल सच बताएं सारों को है कि अगर आपके बहुत ही कम बाल हैं, क्योंकि कुछ लोगों के बहुत फाइन बाल होते हैं, ठीक है, मैं तो कहती हूँ एक्सटेंशंस लगाने के लिए सर पे बाल होना भी जरूरी है ना, जिसके अंदर वो टिक जाए। बिल्कुल, वो तो बाल होना। तो अगर किसी के बहुत ज्यादा फाइन बाल है तो आप उन्हें रेकमेंड करेंगे कि वो एक्सटेंशंस बीच में लगवा लें, या फिर कितनी लगवाएं, मतलब किस उससे? वो जिनका बिल्कुल फाइन और बारीक, उनको भी हम एक्सटेंशंस लगाते हैं, लेकिन उनका ये होता है उनको हम सिर्फ लेंथ के लिए नहीं लगाते, फिर उनको वॉल्यूम के लिए लगाते हैं। ठीक। क्योंकि जाहिर है हमें आपका अपना बाल भी देखना होता है कि उसमें बाल कैसे एडजस्ट होता है। हाँ, एडजस्ट कैसे होता है। फिर वो उस हिसाब से हम वॉल्यूम के लिए लगाते हैं, लेंथ के लिए नहीं लगाते। लेंथ बस इतनी ही होगी, उससे 1/2 इंच 1 इंच या उससे थोड़ी सी लंबी, बस। ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा और ना लगे ताकि नेचुरल ही लुक। अगर आप मुझे इन दोनों की जो है थोड़ी हेयर टाइप बता दें और बता दें कौन सी आपने सिलेक्ट की है एक्सटेंशंस इनके लिए। अब इनका बाल देखें, बिल्कुल फाइन है, पतला बाल है। ठीक है। अब इसको लंबे भी चाहिए थोड़े से और वॉल्यूम भी चाहिए। हाँ, थोड़े थिक भी चाहिए। ठीक है। और ये चाह रही है कि मेरे अपनी नेचुरल लुक में भी रहे। हाँ, कि वो बिल्कुल ऐसा ना लगे कि विग लगाइए। अब इसका बाल है, इसका बाल शॉर्ट है, और अब इसी के बालों के साथ इसको लंबे भी चाहिए, और ये भी चाह रही है कि मेरा वॉल्यूम भी नजर आए और लंबे भी लगे और नेचुरल लुक भी लगे। ठीक है, और ना लगे। ठीक है, तो आज इस दोनों कैटेगरीज का हम इसका बताएंगे। ठीक है, सही। तो आपने एक्सटेंशंस भी अगर मुझे दिखा दें कौन सी सिलेक्ट की हैं, कितनी टाइप की होती हैं, उस पर बात कर लेते हैं। एक्सटेंशंस ये देखें, ये इसको मैं क्लिप ऑन एक्सटेंशंस लगाऊंगी। ठीक है, परमानेंट नहीं लगा? परमानेंट लगा रही। परमानेंट के लिए हमने इसको चूज किया है। ठीक है, हम वो वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं ताकि शो के एंड तक जो है इसका हम ओमरे स्टाइल में लगाएंगे, क्योंकि इसके ऑलरेडी ब्लॉन्ड कलर हुआ हुआ है, ऐश हुआ हुआ है, हम इसके ओमरे स्टाइल के लगाएंगे ताकि इससे ब्लेंड हो जाए। ठीक है, अब इसको इसी लुक में एक्सटेंशंस चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। बिल्कुल। अच्छा, ये रियल हेयर है? ये बिल्कुल रियल हेयर है। अच्छा, और ये फिर बाद में डाई हुए हैं? ये बाद में डाई किया। अच्छा, इसका देखिए नेचुरल कलर ये था, ये हमने 2 शेड्स में इसका ओमरे किया। ठीक है, सही। तो ये उसके हम प्लीज स्टार्ट कर देते हैं लगाना। ये मुझे बताओ कि ये साथ साथ मतलब इनके भी प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं और इनको भी ख्याल रखना पड़ता है? तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के साथ अटैच नहीं होते। जैसे हमारे अपने बाल होते हैं वो तो नारिश होते रहते हैं, मतलब उनको तो जान मिलती रहती है, लेकिन इन बालों को जान नहीं मिलती। इन बालों के लिए आपको मास्क, कंडीशनर्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं जो लेंथ को मतलब मॉइस्चराइज रखे, नरिशमेंट रहे, मतलब बाल ड्राई नहीं होने दें। अगर बाल ड्राई होगा तो इनको बहुत मुश्किल होता है। फिर तो ये वो काट के फिर एक्सटेंशन का कोई फायदा ही नहीं रहता। अच्छा, एक और चीज, कितने टाइप की एक्सटेंशन, मैं किधर रखूं? दूसरे बालों से तो डर सा लगता है ना जो उतरे हुए हो सर से ना। एक्सटेंशंस में जो टाइप्स होती हैं वो ये है कि भाई आपकी B- होगी, B and A and then A+। अच्छा, मतलब ये क्लास है उनकी ना सबसे अच्छा। फिर ठीक है, B- में वो एक्सटेंशंस होती हैं जो बिल्कुल सिंथेटिक होती हैं, जिन बालों के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, जो टोटली नेचुरली उनको मतलब जो स्ट्रेटनर के साथ चिपक जाती हैं। हाँ, जो मतलब आपकी फैक्ट्री ने कर दी है, जो कंपनी ने किया हुआ है वो वैसी की वैसी रहती है, आप लगा लो, उनको दोबारा कॉम नहीं हो सकती, उनको दोबारा वॉश आउट नहीं किया जाता। वो रियल बाल होता भी नहीं है, वो रियल बाल होता है, प्लास्टिक के बाल होते हैं। देन बी के ऊपर अगर आप आए तो बी के अंदर होता है कि भाई आपके 70% सिंथेटिक बाल होगा, 30% आपका उसमें ह्यूमन बाल होगा। ठीक है, ऐसी एक्सटेंशन क्वालिटी भी होती है। एंड देन अगर आप आओ ए क्वालिटी पे, ए क्वालिटी में होता है कि भाई आपकी 70% ह्यूमन हेयर्स होगा, उसमें 30% सिंथेटिक बाल होगा, मिक्सचर होता है क्योंकि वो चीप प्राइसेस पे बिकती हैं। ठीक है। अमेरिका में जैसे रॉयली सैलून की अपनी फैक्ट्री है, चाइना में अपनी ओन फैक्ट्री है जहाँ से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके ऊपर जो अमेरिका में जा रही है वो A+ क्वालिटी जा रही है। A+ क्वालिटी में आपके टोटली 100% ह्यूमन हेयर्स होते हैं। 100% ह्यूमन हेयर्स में मतलब आपका एक लाइट सा बाल भी सिंथेटिक नहीं होगा। आप इसको डाई करो, आप इसको सब कुछ, जो अभी क्वालिटी है ये A+ क्वालिटी है। और पाकिस्तान में हमारे मैं दिखाती हूँ ना आपको ये जो, और स्पेशली आपको हमेशा जो है, क्योंकि सबसे खूबसूरत बाल आपको जो दुनिया में मिलेंगे वो या बंगाली या फिर आपको जो मतलब उनके बहुत खूबसूरत बाल होते हैं, बिकॉज़ वो लोग फिश बहुत ज्यादा खाते हैं। पाकिस्तान में पंजाब साइड पे है
अच्छा बाल, पाकिस्तान पंजाब साइड पे अच्छा बाल है, और इंडिया में मराठीज के बहुत बाल अच्छे होते हैं, या फिर उनके भी पंजाबियंस के बाल बहुत अच्छे। और मैंने देखा ज्यादातर मतलब प्रोटीन तो खैर जरूरी है, आई कांट क्लासिफाई दिस टू वेजिटेरियन, उनके चाइनीज और जापानीज के कितना सीधा और खूबसूरत बाल होता है, पर सिल्की बाल होते हैं, थिक ज्यादा नहीं होता, लेकिन फाइन बाल होते हैं, लेकिन बाल मतलब वॉल्यूम ज्यादा होता है उनके बाल में, वॉल्यूम भी अच्छा होता है। जब बाल स्ट्रेट हो जाते हैं डेफिनेटली उसमें वॉल्यूम कम नजर आता है, अगर आप अच्छा भला वॉल्यूम में भी आप स्ट्रेटनेस करो तो बाल आपका मतलब पतला हो जाता है। बिल्कुल। एक वो है, अगर आपने देखा हो तेरे खाली, मुझे ये साथ लगा के पता चल रहा है कि मेरे कितने जो है ना वो बाल लाइट हुए हैं। मैं एक वाइन स्टार है, अगर आप लोग YouTube पे उन्हें फॉलो करते हैं, वाइन्स देखते हैं, तो उनके काफ़ी लंबे ब्लॉन्ड बाल थे बहुत अरसे तक, और वो डाइड थे, तो उन्होंने बहुत अरसे बाद जो है अपने बाल कटा के ना इतने से एकदम कर दी, और वो पकड़ के जो है वो कह रही है कि मैं ये जो है ना डोनेट कर रही हूँ। तो उसके नीचे फिर लोगों ने, एक तो आप इंटरनेट पे झूठ नहीं बोल सकते ना, फौरन आप पकड़े जाते हैं, तो उसके नीचे इतने सारे लोगों ने लिखा हुआ कि बहन डोनेशन, डाइड बालों की डोनेशन नहीं होती, जो लेयर्स में कटे हुए होते हैं उन बालों की डोनेशन नहीं होती। तो इनके लिए जो है अगर आप अपने बाल जो है वो एक्सटेंशंस में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सीधा अनप्रोसेस्ड, अगर आपकी पोनी हुई है तो वहीं से कटे हो, हाँ, ठीक है, बाल आपका बहुत लंबा है, स्पेशली एक्सटेंशन के लिए बाल आपके लिए बहुत, अगर फॉर एग्जांपल 40 इंचेस है तो 40 इंचेस का वाला बाल जो है एटलीस्ट आपके नी तक आना चाहिए, मतलब यहाँ तक, ठीक है, इतने लंबे बाल, हाँ। यहाँ तक आपका बाल आए तो फिर वो कुछ इतना हिस्सा एक्सटेंशन में भी यूज होगा। फिर जब कंपनी या फैक्ट्री बनाती है, जब वहाँ पे चूज किया जाता है बालों को एक एक तरीके से, फिर मतलब जो मशीनरीज हैं वो चूज करती हैं बालों की क्वालिटी कि कौन सा बाल ज्यादा अच्छा है, उन बालों को फिर पिक किया जाता है, फिर उनको एक्सटेंशन में लगाया जाता है। मतलब डायरेक्टली सब एक्सटेंशंस में नहीं लग जाते, ठीक है, बालों क्वालिटी चेक करना पड़ता है। सम टाइम आपका बाल सभी एक जैसे नहीं होते, सब डिफरेंट क्वालिटीज में आते हैं, मतलब एक बाल अगर आपके सर में थिक है तो एक आपका पतला भी हो सकता है, पतला होता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी अचानक से खुशी होती है ना अपने सर में कोई थिक बाल देख के कि वाकई शायद मेरा भी चांस है। करवा के क्लाइंट्स बहुत खुश होते हैं कि बालों में बहुत जान है, बालों में वॉल्यूम आ गया, मूस आ गया। अच्छा, मुझे पर्मिंग बिल्कुल आउट हो गई है ना, कोई पर्म नहीं करवाता है ना, वैसे कितने अच्छे नॉर्मली जो स्पेशली जो मैच्योर क्लाइंट्स हैं उनके बाल बहुत थिन होते हैं, वो बहुत पर्म कराते हैं। मेरी अम्मी मुझे बड़ा डांटेंगी ये स्टोरी बताने में, मुझे छोटी थी तो 90s के अंदर बड़ा वो एक वो था ना, पर्म सारे जो है वो करके आते थे, लेकिन वो मेरी अम्मी के बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल है, बिल्कुल पर्म करा के ना एक दिन घर आ गई, और वो कहती है कि जब मैं अंदर आई हूँ ना, तुमने मुझे देखा, तुम चीख मार के भाग गई ना कि मेरी अम्मी किधर है, और फिर तुम रोए जाओ हर वक्त ना कि अम्मी नहीं आ रही हो। फिर कहती है मैंने जितनी तुम्हें रिश्वतें दी थी, कभी मैं तुम्हें एक डॉल ला के दे रही हूँ, कभी क्या ला के दे रही हूँ, और फाइनली उन्होंने मुझे एक ट्रक ला के दिया था छोटा सा, जिस पे मैं मानी थी। पता चलता है मैं कितनी जो हूँ ना, हाँ, ये अम्मी है। मैं पठान हूँ, मैं ट्रक आया, मैंने कहा अच्छा ये ठीक है, ओके फाइन, अब हमारा दोबारा से रिश्ता हो सकता है आपस में। लेकिन वो पर्म्स इतने मुझे खौफनाक लगते थे बचपन में, स्पेशली स्ट्रेट बालों से। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको खूबसूरत सा गाना भी सुनाएंगे और ये प्रोसेस भी आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया शेफ हसन ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं आज? आज मैं चिकन बना रहा है, चिकन बेजल लीफ के नाम से है, थाई डिश है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत मजे की होती है बेजल लीफ की। उस दिन हमने आपको इतनी सारे फवायद बताए थे कि इससे जो है बेजल लीफ, तुलसी पत्ता ना, तुलसी बेजल नहीं जैसे कि एक पत्ता होते है, इसके अंदर खुशबू भी होती है, इसके अंदर तुलसी होती है ना। प्लीज मुझे बताइएगा जरा कंफर्म करके। आई थिंक सो इट इज द सेम थिंग। तो उसके हमने उस दिन आपको फवायद भी बहुत सारे बताए थे। और आज थाई डिशेस में यूजुअली यूज किया जाता है, इसकी सॉस बनती है, तुलसी होती है, देखा। तो ये जो है ना उसमें थाई डिशेस में यूजुअली यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे फवायद भी हैं और आज हम आपको जो है इसको इनकॉर्पोरेट भी करके बताते हैं। तो क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं डिश के? जी इंग्रेडिएंट्स में मैं बात बताता हूँ। इसमें सबसे पहले सोया सॉस है, ठीक है, चाइनीज सॉल्ट है, इसमें गार्लिक एंड चिलीज, थाई वाला चिलीज चॉप करके रखा हुआ है मैंने, फिश सॉस है, सॉल्ट है, शुगर है, एग्स है, ब्लैक पेपर, ये गार्लिक को मैंने फ्राई किया हुआ है, ड्राई गार्लिक, ऑयस्टर सॉस है, ठीक है, साथ कैप्सिकम ग्रीन, ऑनियन, चिलीज, ग्रीन चिली एंड रेड चिली, ठीक है, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ये बेजल लीव्स है जो मैंने आपको बता रहा था कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, और ऑयल है, साथ में चिकन है, कॉर्नफ्लोर है,
ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स। क्या प्रोसेस होगा इसका? प्रोसेस सबसे पहले चिकन को हमने मैरिनेशन करना है, अच्छी तरह से मैरिनेशन करने के बाद इसको फ्राई करना है। चिकन जब फ्राई होंगे सारे सब्जी हम उसको ऐड करना है, ऐड करके एंड में निकाल देना है, इधर अलग से सॉस बनाना है, फिर दोबारा इसको एंड में डालना है, डाल के स्टर फ्राई करके निकाल के डिश में डालना है। ठीक है, ज़बरदस्त। सबसे पहले हम मैरिनेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि 14 अगस्त आ रहा है और हर जगह आपको जो है पाकिस्तान के फ्लैग्स नज़र आ रहे होंगे, मास्क नज़र आ रहे होंगे, टी शर्ट्स, पी कैप्स, और जो है वो एक स्पिरिट जो है वो इन द एटमॉस्फेयर है। और कोक स्टूडियो का नया सीज़न भी जो है वो आने वाला है और इस दफ़ा उनकी 10th एनिवर्सरी है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग, और राइटफुली सो, कि वो इस एनिवर्सरी के ऊपर कुछ ग्रैंड करेंगे। तो उन्होंने किया है और एक बहुत ही खूबसूरत जो है रेंडिशन ऑफ हमारा जो ये नेशनल एंथम है वो उन्होंने बनाई है। जितने भी आर्टिस्ट कोक स्टूडियो में फीचर हुए हैं उनका जो है ये एक ट्रिब्यूट है पाकिस्तान के लिए। मैं थोड़ा सा आपको जो है अपने नेशनल एंथम के बारे में बताती चलूँ। मैं कल ही ये बात हो रही थी सरप्राइजिंगली कि जो फील हमारे नेशनल एंथम में है, स्पेशली जब वो सारा जो बैंड के साथ और जो उसके अंदर म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है और जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके साथ और फिर उसके जो लिरिक्स है इतने खूबसूरत, उसके साथ जब भी वो प्ले होता है तो हमारे अंदर एक पेट्रियाटिक स्पिरिट जो है, एक जो अपने मुल्क से अटैचमेंट है, एक जो जज्बा है, वो एकदम से दोबारा जाग जाता है। और एवरी टाइम वो मैटर नहीं करता कि कहीं पर भी हो, और हम जो है रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, और होना भी चाहिए हमेशा, और एक वो फीलिंग आती है। और हम लोगों की ये बात हो रही तो मेरे कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि इसलिए है क्योंकि वो आप हमारा अपना नेशनल एंथम है तो हमारे अंदर जो है वो स्पिरिट आती है। लेकिन दुनिया में जो है पाकिस्तान के नेशनल एंथम को नंबर 2 बेस्ट नेशनल एंथम ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये कोई आम नेशनल एंथम नहीं है। और हमारी पेट्रियाटिक स्पिरिट तो इससे अटैच्ड ही है, लेकिन इवन वो लोग जो पाकिस्तानी नहीं है वो भी जब ये नेशनल एंथम सुनते हैं तो उनके भी जो है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन इतनी ज़बरदस्त है। थोड़े से मैं आपको फैक्ट्स जो है वो इसके बारे में बताती चलूँ कि इस एंथम को जो है कंपोज किया गया है 21 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और 38 म्यूजिकल नोट्स पे, जो कि एक मुनफरिद कॉम्पोजिशन है। इट्स नॉट अ नॉर्मल कॉम्पोजिशन। हमारे साथ यहाँ पर जो म्यूजिशियंस हैं उनको ये बात ज़्यादा जो है वो समझ आ रही होगी कि ये एक नॉर्मल कॉम्पोजिशन नहीं है। और इसके अंदर जितने भी चीज़ें आप यही सोचें कि 21 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं, एवरी टाइम वो आपको जो है एक नई फील और वो जो जज्बा है आपके अंदर उजागर करती हैं। दूसरी बात इसकी इंटरेस्टिंग ये है कि ये 2 फेजेस के अंदर जो है हमारा नेशनल एंथम बनाया गया। एग्जैक्ट में डेट्स जो है मैं आपको बताती हूँ। अहमद जी छागला ने इसको कंपोज किया था 1949 में, जब शाह ऑफ ईरान जो है वो विजिट कर रहे थे, नया जब पाकिस्तान बना था उसे, तो तब ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल था और ये प्ले भी इसी तरह किया जाता था। और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान का जो ऑफिशियल विजिट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तब भी इसको इसी तरह प्ले किया गया था, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे वो कंपोज किए गए थे। लेटर ऑन 1952 में हफीज जालंधरी ने इसके जो है वो बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स लिखे जो कि पर्शियन में हैं, और फिर 2 years लेटर जो इस 7th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पाकिस्तान के ये जो है हमारे नेशनल रेडियो स्टेशन पे पहली दफ़ा ब्रॉडकास्ट हुआ, लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन एक साथ। और तब से अब तक जो है ये जब भी प्ले किया जाता है तो हमारे अंदर वो स्पिरिट जो है दोबारा से जागती है और वो एक जज्बा जो है वो दोबारा जागता है और सुनने में ये हमें बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बहुत सारे वर्जन्स जो हैं वो आ चुके हैं और कोक स्टूडियो जो कि वर्ल्ड रिनाउंड एक हमारा म्यूजिकल प्लेटफॉर्म है जिसको साउंड ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, और दोबारा से जो है इसके अंदर जितने भी हमारे जो बहुत अच्छा काम हुआ है कि जो वो गाने थे जो शायद हमारी नई जनरेशन जो अभी जनरेशन आ रही है वो खुद से कभी ना सुनती या खुद से कभी जो है उन्हें पता ना होता, हमारे जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स हैं या जितने भी लेजेंडरी गाने हैं उसका एक रिवाइवल, उसका दोबारा से जो है वो लेकर आया गया है। और उन्हें बहुत ही खूबसूरत तर्ज में हमारे नए और पुराने सारे सिंगर्स ने मिलकर जो है रिवाइव किया है। और हमेशा कहते हैं कि अगर आप कोक स्टूडियो के अंदर एक दफ़ा फीचर हो जाए तो आप वर्ल्ड रिनाउंड हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मुल्कों में देखा जाता है, सुना जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसको माना जाता है। 10th एनिवर्सरी पे कोक स्टूडियो ने जो है ये खूबसूरत तोहफा पूरे नेशन को दिया है। इट इज़ द साउंड ऑफ नेशन, सो इट इज़ ब्रॉट अबाउट अ वंडरफुल रेंडिशन ऑफ द नेशनल एंथम, और इसके अंदर सारे जो है कोक स्टूडियो के आर्टिस्ट को फीचर किया गया है। द पॉइंट ऑफ कोक स्टूडियो इज़ कि म्यूज़िक इसके अंदर पहले भी जो है आपने देखा होगा एक मिली नगमा भी फीचर किया गया था, और मेन पॉइंट जो है ए राह हक के शहीदों था शायद, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि इसको फीचर किया गया था। द पॉइंट ऑफ कोक स्टूडियो और उसकी जो ये रिवाइवल है और नए रेंडिशंस हैं इस कि पीस और हारमनी और एक अच्छी फीलिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए थ्रू म्यूज़िक, जो कि एक असल पॉइंट है
म्यूज़िक का, कि उससे पीस हो, हारमनी हो, रिवाइवल हो, याद रखा जाए हमारी जो सकाफ़त है उसको, हमारे कल्चर को, हमारे अच्छे गाने को, हमारे अच्छे लेजेंड्स को। तो आप लोगों ने सुना होगा ऑलरेडी ये नेशनल एंथम कोक स्टूडियो का, और अगर नहीं सुना है तो अभी जाइए सुनिए, बिकॉज इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल ट्रिब्यूट, और इसके अंदर बहुत सारे हमारे जो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं उनको फीचर किया गया है। कितना मज़े की बात है, मुझे ये कल बात पता चली। देखिए हम लोग कितना कुछ पढ़ लेते हैं, नहीं पता था कि हमारा नेशनल एंथम इज़ नंबर 2 इन द वर्ल्ड इन द कॉम्पोजिशन। तो मैं दिल कर रहा है कि मैं नेशनल एंथम सुनूं। अच्छा, कहाँ तक पहुँचे हम इसमें? जी, मैं इसका मैरिनेशन कर चुका हूँ, ठीक है, और साथ अभी फ्राई करने वाले। जैसे ये फ्राई होते हैं साथ। वैसे आपने जनरली इसकी मैरिनेशन कितनी देर रखनी है? मिनिमम 1 घंटा आधा घंटा तो होना चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त। और अगर आप 5-10 मिनट में भी बना के आराम से इसको कुक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैरिनेशन करके ये हम जो है ट्राई कर रहे हैं। एक दफ़ा जो है अगर हम देख लें उज़ैफ़ा कहाँ तक पहुँची हमारी एक्सटेंशंस। क्लिप ऑन तो जल्दी लग जाती हैं, राइट? जल्दी लगे, हमने एक स्ट्रैंड लगा दिया है, ठीक है, और हमने दूसरा स्ट्रैंड भी कंप्लीट कर दिया। अब हम कुछ स्टाइल अप कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप क्लिप ऑन को आपको स्टाइल बता दूं कि लगाते कैसे, हमारी जो एयर की सीट है, कि वाली जो एयर की सीट है, हम ये पार्टिंग लेंगे, इसको हम लेके क्लिप ऑन कर देंगे नीचे वाले जो हमारे बाल है। अगर हमें ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो हम यहाँ से 3 से 4 बाल लेके उनमें बैक कम करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर क्लिप्स लगे होते हैं, आप उन क्लिप्स को इधर ज्वाइन कर दो, ठीक है। एंड द सेकंड पार्टिंग जो हमारी आईब्रोज की सीट में जा रहा है, ये जो स्ट्रेट आईब्रो है, यहाँ की सीट में हम जाएंगे, बालों को उठाएंगे, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे। बेसिकली एक्सटेंशन में हमारे पास सिर्फ 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स बेसिकली स्टैंडर्ड होता है कि भाई उसी के अंदर What about those वो जो बहुत छोटे छोटे चंक्स में होती हैं कि पहले वो एक यहाँ चंक, फिर यहाँ चंक, फिर यहाँ 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 यहाँ, वो आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम आ जाता है। जब आपके 2 स्ट्रैंड्स यहाँ पे लगे, वो आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, ठीक है। यू डोंट नीड टू पुट लाइक आप 2 स्ट्रैंड्स यहाँ पे लगा रहे हैं, वो आपको हर वक्त जब भी आप कहीं पे मूव करते हो आपको लगता है कहीं यहाँ से ना उतर जाए, कहीं यहाँ से ना उतर जाए। बहुत से स्ट्रैंड्स 12 का सेट होता है, 15 का सेट होता है, 18 का सेट होता है, वो नॉर्मली B+, हाँ बिल्कुल, वो जो मिक्स होती है ना, जो मैं पहले भी बता रही थी, उसमें आपको 100% ह्यूमन हेयर्स में वो नहीं मिलेंगे कि भाई आपको स्ट्रैंड्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो ज्यादा खराब होने के चांसेस भी होते हैं, ज्यादा अलग अलग स्ट्रैंड में ना, तो यू वुड वांट समथिंग जो सस्टेनेबल हो, खराब हो जाए। ये महंगी भी बड़ी। प्राइस बताएंगे जरा हुज़ैफा, ये 100% ह्यूमन हेयर नॉर्मली हम बताएं तो वो 12,000 से स्टार्ट हो रही है, ये 12 इंचेस से। अच्छा ठीक है, वो छोटी बात, ठीक है, सही, ये बिल्कुल छोटी है, वो 12,000 की। फिर लंबी वाली and then 16 inches will be around 22,000 और sorry 20,000 and then जो 20 इंचेस है वो हमारी कॉस्ट कर रही है हमें 26,000 में, 26-28 and then 24 इंचेस जो है वो हमें कॉस्ट कर रही है 30,000 में, जो 30 इंचेस है वो हमें कॉस्ट कर रही है 40,000 में, जो हमारी 32 इंचेस है वो हमें कॉस्ट कर रही है 44,000 में। महंगे शौक, लेकिन एक दफा अगर आपने इन्वेस्टमेंट इस पे कर ली तो आपको लास्ट बहुत ज्यादा 6 to 7 ईयर आराम से आप उसको यूज कर सकते हैं। 40 इंचेस जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो बहुत रेयर है। क्यों कौन इतने बाल कौन संभाल सकता है? बहुत क्लाइंट्स हैं। मैंने ब्राइडल देखा है कि ब्राइडल तो यूजुअली दे गो फॉर दिस। समटाइम अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं, समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ ब्राइड्स ऐसी होती हैं मतलब जिनके बालों का प्रॉब्लम होता है, मतलब बाल वाकई नहीं होते, लेकिन उनके हस्बैंड्स को मतलब बाकी में मैं समझ सकता हूँ कि फियांसेस और जितने हस्बैंड हैं वो कोऑपरेटिव हो सकते हैं, मतलब सिर्फ ऐसे कोऑपरेटिव हो सकते हैं कि वो आपको 40,000 रुपए दें और आप जॉब के लिए बहन खरीद लो, ठीक है। नहीं देखें, वो आपको ये नहीं कह सकते कि हाय काश तुम्हारे लंबे बाल होते, उस काश को तब्दील करें रियलिटी में। अगर आपको चाहिए तो प्लीज लेकर दें उन्हें एक्सटेंशंस, है ना, ठीक है, और वरना बर्दाश्त करें। कुछ लोगों की बेसिकली स्किन प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं, डिसीज होता है, एलोपेशिया होता है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, तो उसमें एक्सटेंशंस यूज करने से रिकमेंड, फुल हेड एक्सटेंशन यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ फियांसे को पता है, इन-लॉज को नहीं पता। ऐसे भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे कोऑपरेटिव हस्बैंड्स भी हैं। हाय सो स्वीट, पर इवन दैट केस हस्बैंड्स ने लेके दी होती है ना। हाँ, हस्बैंड्स लेके, मतलब हस्बैंड्स बाहर खड़े होते हैं सैलून के बाहर, मतलब साथ आए होते कि भाई तुम लो, लेकिन वो अपने फियांसेस को अपनी मतलब वो अपनी मामा को या अपने घर वालों को नहीं बता रहे कि मेरी जो बीवी है उसके बालों का प्रॉब्लम है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि भाई कुछ क्लाइंट्स के लड़के के बाल बहुत थिन होते हैं, अब उन्होंने जाना है ससुराल तो फिर वो बालों को थिक करना है तो परमानेंट एक्सटेंशन लगवा के देते हैं। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पे जो है ना ये आपको कहूंगी कि अगर आपको कोई
इशू है, मतलब आपको कोई बीमारी है, एलोपेशिया है जिसमें आपके बाल गिर रहे हैं और वो जो है पैचेस बन रहे हैं एवरीथिंग, तो सिर्फ आपके हस्बैंड को नहीं, आपके इन लॉज को भी इस बात को समझना चाहिए, रादर देन कवरिंग इट अप, मेक देम बी ओके विद इट। इज वेरी स्वीट ऑफ योर हस्बैंड्स ऑब्वियसली कि वो आपका इस बात का ख्याल रखते हैं, और कुछ लोग जो है ऑब्वियसली दे लाइक इट कि उनका कवर्ड हो, बिल्कुल आपको हक है जैसे भी, लेकिन डोंट टर्न दिस इनटू योर कॉम्प्लेक्स। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि सेहतमंद होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, खूबसूरत खुद ब खुद ही बंदा हो जाता है, कोई जो है ये ज़ाहिरी खूबसूरती ज़रूरी नहीं होती। तो प्लीज़ अपने अंदर ये कॉम्प्लेक्स जो है वो मत लेके आइएगा, बाकी शौक के लिए जो मर्जी करें, दैट इज अ गुड थिंग। कहाँ पे पहुंचे हैं हम? ये चिकन फ्राई करके इसको स्ट्रेन ऑफ कर रहा हूँ, जैसे स्ट्रेन होते है सॉस में तैयार कर रहा हूँ, सॉस में दोबारा इसको डिप करना है, स्टिल फ्राई करके निकाल देना है। जबरदस्त, ठीक है जी। क्या ब्रेक का टाइम है, हम गाना सुन सकते हैं? है जी, है जी, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। अच्छा जी, हम लोग कुछ आप मुझे कह रहे थे कि कितना वॉल्यूम जो है वो चाहिए होता है, वो भी बता दीजिए। टेप ऑन एक्सटेंशन में स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो होता है आपको एटलीस्ट 3 to 4 पैकेट्स चाहिए होते हैं। बाल ज्यादा थिन हो, बाल चाहे हैवी हो, अगर आपको लेंथ एंड वॉल्यूम मतलब स्टैंडर्ड चाहिए तो आपको 3 to 4 पैकेट्स इसके चाहिए होते हैं। अच्छा। ये पैकेट्स में बेसिकली होता है। अगर आप रबर बैंड की बात करें तो पर स्ट्रैंड के लिए हाथ से चार्ज किया जाता है, मतलब 150-120 स्ट्रैंड से स्टार्ट होता है, 280 तक जाता है। अगर आपको बहुत लेंथी चाहिए तो आपको एटलीस्ट 400 पीसेस स्टैंडर्ड, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, इसमें जो हमने लगाए इन एक्सटेंशंस की बेसिकली क्या प्राइस होगी? इन एक्सटेंशन की अगर आप इसको मतलब इमेजिन करें कि ये 18 इंचेस है तो 18 इंचेस आपको कॉस्ट करता है 20,000 ईच पैकेट। तो इसमें 4 पैकेट्स लगे आपको 80,000 का कॉस्ट करेगा। 80 100% ह्यूमन हेयर है। आपके कम से कम ये एटलीस्ट 3 से 4 दफा मतलब अगले 1.5 से 2 साल के लिए चलते हैं। ठीक है, इनको दोबारा उतारते हैं, इनकी टेप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, वरना ये बहुत लॉन्ग टाइम चलते हैं। आपको अच्छा, मतलब 1.5 साल यही बाल जो है ये बाद में इसके ऊपर आप क्लिप ऑन लगवा सकते हैं? क्लिप ऑन कर सकते हैं, मतलब ये ज़ाया टेप ऑन को क्लिप ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो रबर बैंड है उसको प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो अकेला अकेला बाल होता है। हाँ, उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है जब आप 2-1.5 साल इसको परमानेंटली यूज कर लेंगे। अच्छा, कोई एक और बात भी जल्दी से बता दो, जो मैं कह रही थी ना कि सबको लगता है कि रूट्स वीक हो गई और बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो वो क्या होता है? वो 3 मंथ्स का हेयर फॉल होता है। जो 3 मंथ्स का हेयर फॉल होता है इनमें बेसिकली हम लोग टेप लगी हुई है, टेप लगी होती है। जब टेप लगी, रबर बैंड लगा हुआ है, हमने अपने बाल लेके लगाया होता है, तो जो उनमें से बाल जो उतनी पार्टिंग में से बाल गिरने होते हैं वो उसी में जकड़े रहते हैं, वो गिरते नहीं है। उस दरमियान में हेयर फॉल नहीं होता। लेकिन जब आप एक्सटेंशन उतारते जो हेयर फॉल मतलब आपको ऑलरेडी हो चुका होता है, जैसे एक पोनी में वो बाल रह चुका होता है, कॉम करते हुए बस वो बाल नीचे उतरता है, आपके रूट्स में से बाल उखड़ेगा नहीं, होता है, एकदम डर लग जाता है। हमारी रेसिपी भी बिल्कुल तैयार है, देखिए कितनी मजेदार लग रही है और कितनी जल्दी तैयार हो गई है। आज हमने आपको थाई रेसिपी बताइए, इसके अंदर बस चिली का थोड़ा ख्याल रखा करें क्योंकि काफ़ी तेज़ होती है। अच्छा, मुझे बताएं शेफ हसन, इन बर्तनों का क्या करेंगे? बर्तनों का अब हमारे पास आए लेमन मार्क्स। लेमन मार्क्स से जो है ना बहुत जल्दी जो है ना बर्तन कोई जितना भी चिकनाई हो जल्दी साफ हो जाता है, फौरन साफ हो जाता है। तो हाउस वाइफ्स के लिए तो ये है ही, पर देखें हमें रेस्टोरेंट में भी वो बता रहे हैं कि यूं करके जो है सब कुछ साफ हो जाता है। ठीक है जी, ये वाला जरा क्लोजअप दिखाएं। हमने इसके अंदर लगाए हैं क्लिप ऑन, बेसिकली वॉल्यूम के लिए। पहले बाल बहुत थिन थे, अब वॉल्यूम लग रहा है, प्रॉपर वॉल्यूम आ रहा है इसके अंदर। और दोनों साइड पर देखिए वो इवन दो एक्सटेंशंस जो हैं वो डार्क हैं और उनके अपने बाल जो हैं वो थोड़े से रेड हैं, डाइड हैं, लेकिन वो कितना अच्छा ब्लेंड हो गया है उसके अंदर। और इसका ट्रिक ये होगी कि अगर आप वो कर लें, क्या कहते हैं, कर्ल कर लें। ये वाले दिखाएं ना, ये वाले। अगर आप स्ट्रेट भी कर ले तो उसमें कोई इशू नहीं है। स्ट्रेट बाल में तो ज्यादा अच्छे जो है कर्ल करके बस मतलब ज्यादा मर्जिंग आ जाती है। ये हमने जो है इसके अंदर क्लिप ऑन लगाए और वो इतने अच्छे कर्ल्स कर रही है ना, तो जो आपके पास मैजिशियन है ना, ये मुझे दे जाओ, ये जो बालों का इतने अच्छे सब कुछ जो करके जाती हैं, उसके अंदर जो है हम लोग लगा रहे हैं
हमारी एक्सटेंशन कंप्लीट हो चुकी है, अब स्टाइलिंग कर रहे हैं। स्टाइलिंग में क्या रॉड जो है हम उसके अंदर जो है वो भी कर रहे हैं, और ये साथ साथ होता रहेगा। मैं आप लोगों को जो है आई थिंक सो अल्लाह हाफिज़ कह देती हूँ, क्योंकि हमने एक बहुत खूबसूरत सा गाना भी सुनना है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को अपने ज़मान में रखे। थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। बहुत माशाल्लाह आपकी खूबसूरत आवाज़ है, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ। आपकी एल्बम का भी हम वेट कर रहे होंगे कि जल्दी से आ जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको एक्सटेंशन की भी फाइनल लुक दिखाते हैं, और आज का शो हम रैप करते हैं खूबसूरत से गाने से। क्या आप सुनाएंगी हमें, तो बताइए। गाना है ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका। हाँ, क्या बात है, क्या फिटिंग एंड है शो का। ये अदाए नाज़ ये अंदाज़ आपका, ये अदाए नाज़ ये अंदाज़ आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदाए नाज़ ये अंदाज़ आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले न हमको वादाए कहीं। ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल